जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की और हिंदी साहित्य में भी रीति काल की। आखिर रीति काल है क्या, इनकी परिस्थितियां क्या है, रीति काव्य क्या है, रीति सिद्ध काव्य क्या है और रीतिबद्ध काव्य क्या है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपने 5 से 10 मिनट दे दिया तो फिर रीति काल से पूछे जाने वाले सवाल कहीं नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वह है रीति काल। अब सवाल आता है कि एक तो रीति काल का समय जो 17वीं सदी से 19वीं सदी माना जाता है, 17वीं सदी से 19वीं सदी माना जाता है। आखिर इस समय की परिस्थितियां क्या थी, इस समय की परिस्थिति क्या थी, इसे जानना बहुत जरूरी है। जब तक परिस्थिति को नहीं जानेंगे, संपूर्णता में हम रीति काल को नहीं जान सकते। तो सबसे पहले यह जो दौर था दोस्तों, मुगल वंश का दौर था। मुगल वंश का दौर था। मुगल वंश में भी शाहजहां का दौर था। शाहजहां का दौर था। ये जो शाहजहां का दौर था, इसमें बहुत सारी चीजों को आप देखेंगे कि शाहजहां का दौर जो शुक्ल जी इसका समय बताते हैं, सम्मत में बताते हैं 1700 से 1900। अगर इसे -57 करके ईस्वी में लाओगे तो 1643 से लेके 1843 पड़ता है। मतलब सीधा सा है कि इस समय जो है शाहजहां का दौर चल रहा था। यानी कि परिस्थिति में इस समय केंद्रीय सत्ता जो थी, केंद्रीय सत्ता मुगल थी। और इस दौर में जो है युद्ध प्रायः नहीं हो रहा था। संपूर्ण उत्तर भारत के सत्ता पर मुगलों का अधिकार था। युद्ध नहीं होने के कारण जो सामंत थे, जो राजा थे, वो शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। और शास्त्रीय ज्ञान वो खुद प्राप्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन सामंतों के पास ना तो धैर्य था, ना ही उतना समय था। इसलिए ये शास्त्रीय ज्ञान देने का दायित्व आचार्य कवियों को दिया। शास्त्रीय दायित्व देने का कार्य जो सामंत आचार्य कवियों को दिया। किसे दिया? आचार्य कवि को। और इस कवि का दायित्व था कि संस्कृत काव्य शास्त्र का ब्रज भाषा में अनुवाद करे। ब्रज भाषा में अनुवाद करे और उदाहरण के रूप में कविता लिखे। ब्रज भाषा में अनुवाद करे और उदाहरण के रूप में कविता लिखे। यही जो परंपरा चली, यही जो ब्रज भाषा, संस्कृत काव्य शास्त्र का ब्रज भाषा में अनुवाद हुआ, और यही अनुवाद की जो परंपरा चली, यही लक्षण ग्रंथ परंपरा कहलाई। यही लक्षण ग्रंथ परंपरा कहलाई। यही लक्षण ग्रंथ परंपरा करी। यानी कि रीति, रीति का अर्थ होता है अनुकरण। रीति का अर्थ होता है अनुकरण। यहां अनुकरण का मतलब है कि संस्कृत काव्य शास्त्र का ब्रज भाषा में जो अनुवाद कर रहे थे, अनुकरण कर रहे थे, उन्हीं परंपरा को जो है अनुकरण की परंपरा कहलाई। अब दूसरी तरफ आते हैं। इसी काव्य को रीति काव्य कहा गया। ध्यान में रखिएगा, इसे ही रीति काव्य कहा गया। दूसरी तरफ दोस्तों, एक तो रीति काव्य आया, दूसरा आया रीति सिद्ध काव्य। रीति सिद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य में जो प्रमुख थे वो थे बिहारी। अब देखो दोस्तों, रीति सिद्ध काव्य क्या था, इनको भी समझना बहुत जरूरी है। तो जो रीति सिद्ध कवि बिहारी थे, वह लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिख रहे थे, लेकिन उनके अनुकरण पर काव्य लिख रहे थे। यानी लक्षण ग्रंथ, ये लक्षण ग्रंथ नहीं लिख रहे थे,
अनुकरण पे काव्य लिख रहे थे, अनुकरण पर काव्य लिख रहे थे। तो इसी को रीति सिद्ध परंपरा कही गई। इसी को क्या कहा गया? रीति सिद्ध परंपरा कहा गया। अब तीसरे सेक्शन में आया रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त कवि जो थे, जिसका सिंपल कोडिंग है आलम, घनबोध, ठाकुर द्विज। ठाकुर द्विज सिंपल कोडिंग है, आलम, घनबोध, ठाकुर द्विज। ये जो रीति मुक्त कवि थे, यह दरबार में रहते हुए भी दरबारीपन से मुक्त थे। ये अपने अनुभूति को व्यक्त करने वाले कवि थे। रीति मुक्त काव्यधारा पर फारसी प्रभाव था। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा कि मुगल काल में जब आप देखेंगे तो मुगल का जो दौर था, मुगल की राजभाषा फारसी थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके दरबार में फारसी का प्रभाव होता, और रीति काल में भी वही फारसी प्रभाव देखने को मिलता है। तो जो फारसी प्रभाव की विशेषता थी विरह, विरह, और ये विरह किसकी थी? पुरुषों की विरह थी, पुरुषों की विरह थी। और विरह की जो दर्द है, दिनकर जी लिखते हैं, घननंद की पीड़ा की टीस सहसा हृदय को चीर देती है। किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच घननंद एक ऐसा कवि है जो सचमुच रो रहा है, वाकई सचमुच रो रहा है। अगर रीति मुक्त काव्य को अगर आप देखोगे तो घननंद का जहां नेकु शयापन वाक नहीं, प्रेम में कोई शायापन नहीं होता है, प्रेम में कोई चालाकी नहीं होता है। उन्हीं विदाउट चालाकी मैं कहूं, अगर आपको रीति मुक्त काव्य नहीं समझ आया तो आप उन दिन को याद कर लो जब आपका ब्रेकअप हुआ था। ब्रेकअप के बाद अपनी प्रेमिका या प्रेमी से छूटने के बाद जो दर्द महसूस करता है और उस दर्द को जो काव्य के रूप में प्रस्तुत करता है, वही रीति मुक्त काव्य है। और इसी में 5 कवि फेमस है, आलम, घनबोध, ठाकुर, द्विज। आलम, घनबोध, ठाकुर, द्विज। तो ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमने बताया कि आखिर एक सवाल और आता है जिसके आगे की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि रीति मुक्त आया ही क्यों, या रीति काव्य के आने के पीछे कारण क्या था? क्या वाकई भक्ति काल से मोह भंग हो चुका था? तो ऐसा बिल्कुल भी पूर्ण रूप से नहीं था, लेकिन ब्रजभाषा का जो दौर था वह भक्ति काल से रीति काल में और आगे बढ़ गया। और एक चीज और है जो हमें समझना है कि रीति काल में इन सब के अतिरिक्त भी नीति काव्य भी लिखे जा रहे थे। मुगलों के जो विरोधी सत्ता थे, शिवाजी थे, उनके दरबार में भूषण जैसे कवि थे, वो भी वीर काव्य लिख रहे थे। और भक्ति काव्य भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि भक्ति काव्य भी चल रहा था। तो इनको संपूर्णता में समझने की जरूरत है। हमारा फिर से हिंदी साहित्य का नया बैच शुरू हो रहा है। अगर आप भी संपूर्ण साहित्य को संपूर्णता में समझना चाहते हैं तो 8 से 10 फ्री क्लास लेकर देख सकते हैं। और हमारा अपना ऐप जो है लॉन्च हो गया है, विप्लव स्टडी सेंटर नाम से। इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर से विप्लव स्टडी सेंटर ऐप को डाउनलोड करके अगर आपके कोई भी सीटेट की तैयारी करना चाहता है, बीएड की तैयारी करना चाहता है, डीएसएसबी, नवोदय, केबीएस, हर मैटर वहाँ प्ले स्टोर में जो हमारा ऐप है वहां से मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।